प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के इस कार्यक्रम में। विशेषतया तो ये कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम है जो आप लोग मुझ पर विश्वास करके अपनी कुंडली मुझे भेजते हैं और सभी जगह से लगभग कुंडलियाँ आती हैं। और बड़ी भगवान की अद्भुत कृपा है कि आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियों का अध्ययन किया है उसमें से एक भी व्यक्ति असंतुष्ट तो नहीं हुआ है या वो हमारा होकर के ही रह गया है। उसने फिर कभी किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखाई। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये बड़ी इसके मामले में मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ। इस मामले में आज का जो कार्यक्रम है उसमें मैं कुंडली अध्ययन तो करूँगा ही, साथ ही साथ आपसे सप्तम भाव के शनि के ऊपर थोड़ी चर्चा भी करूँगा। जैसे कि इस जातिका की कुंडली में शनि विराजमान है और उच्च के विराजमान है। 7 नंबर की राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं तो उनका क्या कुछ असर होता है किसी भी जातक के जीवन पे, इस पे चर्चा करेंगे। प्रमुखतया शनिदेव को दुख स्वरूप माना गया है। शास्त्र में कहा गया दुर्बलई दुर्बलागे या विपरीतः शनि स्मृता। शनि अगर दुर्बल हों तो कई बार वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन दुर्बल का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे हो गए। अगर वो उच्च के बैठे हैं तो वो अच्छे हैं। दुर्बल का अर्थ कि उनके पास किसी भी तरीके से कोई शुभ ग्रह का बल नहीं है, वो बलहीन है। एक जगह नीच राशि में बैठे हैं, नवांश में शत्रु की राशि में चले गए। या फिर कई बार ये जब बहुत बलवान होते हैं तो जातक के जीवन में उसी तरीके से समस्याएं भी देने वाले हो जाते हैं, खास करके तब और जब उनके ऊपर मंगल राहु केतु का असर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे उच्च के हैं लेकिन शनि राहु के साथ और मंगल के संपर्क में है। अद्भुत बात यह है कि इनके ऊपर शुक्र का प्रभाव है जो इस भाव का स्वामी भी है। विचार करेंगे तो शुक्र लग्न में और शनि उच्च के लग्न पे नीच दृष्टि की सुरक्षा डाल रहे हैं। इस भाव का स्वामी यहीं बैठा है। ये भी एक सिद्धांत मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने मुख्य चैनल पे, मेन चैनल पे बताया था कि अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा तो जहां उसकी नीच दृष्टि पड़ रही है उस भाव से 7वें भाव पे, और अगर उस भाव का स्वामी वहीं बैठा है तो शनि की नीच दृष्टि लग्न पे पड़ी, मेष राशि पे, मंगल यहीं बैठे हैं। इस वजह से शनि का प्रभाव बलवान हो जाएगा। परंतु शनि अगर बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं तो कई बार उसके जीवन में उतनी ही लंबी चौड़ी चुनौतियों का सामना भी उस जातक से करवाने लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारी बात अगर हम सप्तम भाव के शनि की कर रहे हैं तो ये कहा गया ना कि पत्नी वैसी ही श्रेष्ठ होती है जो वक्त पड़ने पर आपसे मित्र की भांति हो जाए, है ना। कहा गया शास्त्र में सेवा दासी रतो वेश्या। सेवा के समय दासी के समान, रति काल के समय वेश्या के समान, भोजने जननी समा। भोजन कराते समय माता बन जाए। और क्या कहा, विपत्ति मतदात्रोच। विपत्ति के समय मित्र की भांति व्यवहार करने वाली हो जाए। तो ऐसी जो धर्मपत्नी होती है, सा जाया जग दुर्लभा। ऐसी धर्मपत्नी आजकल दुर्लभ है, पर ऐसी ही धर्मपत्नी अगर मिल जाए तो सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्तई, ऐसे करके भी श्लोक आता है। सभी गुणों से जो भरी पूरी हो वही असल मायने में धर्मपत्नी है। सुंदरता से इसका कोई जोड़ नहीं है, इसको आप सुंदरता से नहीं जोड़ेंगे, पर सामान्यतया जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, चूंकि ये सप्तम भाव जाया का होता है, विद्वान इस भाव से सप्तम भाव से पत्नी का विचार करते हैं। यहाँ से व्यापार का भी विचार किया जाता है, दिनचर्या का भी विचार किया जाता है। यहाँ से एक सुंदर दाम्पत्य का जो प्रभाव होता है वो देखा जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे शनिदेव बैठ जाते हैं तो कई बार वो पिता के कारोबार को भी प्रभावित करते हैं, माता के सुख को भी प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के डेली रूटीन को भी प्रभावित करते हैं, उसके बाद एक अच्छा दाम्पत्य को भी प्रभावित करते हैं। एक अच्छा मित्र व्यक्ति को नहीं मिलता है। क्यों मैंने इन सभी विषयों के बारे में कहा है?
पिता के कारोबार को क्यों कहा है? क्योंकि दशम भाव से 10 घर आगे जाने पर पिता का कारोबार मिलता है। तो यहाँ पे ये कई बार सप्तम भाव के शनिदेव अगर उच्च के बैठे हैं तो कई बार उसमें थोड़ा बहुत रस देते हैं। या दूसरा, पिता भाव में मकर राशि बनी है तो कई बार स्वार्थी तत्वों से घिरा हुआ पिता मिल जाता है, या किसी एक की ही सुनने वाला ऐसा पिता मिल जाता है। जिद्दी, अपने मन का करने वाला, दूसरों की गिरफ्त में रहने वाला, अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करके दूसरों की बातों पे विश्वास करने वाला। सप्तम भाव के शनि को आचार्य वैद्यनाथ कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठ जाते हों अकेले, हालांकि, तो वो बिल्कुल ही निर्गुण हो जाते हैं। निर्गुण का अर्थ क्या है? जहाँ पे मृत्यु के बाद की चर्चा होती है ना, आपको वो गुणहीन बना दें, कोई गुण नहीं है। सप्तम भाव में शनि अगर किसी ग्रह से दृष्ट नहीं हो तो वहाँ वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं, बिल्कुल ही परिणाम नहीं करने वाला, समझ रहे ना। लेकिन अगर उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या कोई ग्रह उन्हें देख रहा है अतिरिक्त में भी, तो ऐसे शनिदेव जरूर जातक के जीवन में चुनौतियों के साथ सफलता भी देते हैं। अगर वो शनि उच्च के बैठे हैं, जैसे कि यहाँ 7 नंबर में बैठे हैं, तो ये चुनौती देंगे, क्योंकि शनि भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, और उच्च के ग्रह के साथ बैठा राहु भी शुद्ध परिणाम करता है। मंगल, शनि, राहु और केतु सारे ग्रह केंद्र में हो गए, शुक्र भी केंद्र में हो गए जो इस कुंडली के मारक हैं। उस शुक्र के ऊपर भी शनि, मंगल, राहु, केतु का असर हो गया तो शुक्र प्रधान मारक हो गए। अलग बात है कि वो लग्न में बैठे हैं, पर फिर भी दोषों को समाप्त करने के साथ दोष युक्त होंगे। लग्न में सूर्य चिंताएं देते हैं, लग्न में मंगल बेफिक्र बनाते हैं, कठोर, कड़वा या कई बार स्पष्ट बोल देने वाला, षड्यंत्र हो जाए, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है तो विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहे। शुद्ध करना पड़ेगा हर बार, माता को भी शुद्ध करना पड़ेगा, बालक को भी शुद्ध करना पड़ेगा, नाना नानी को भी शुद्ध करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसे कई बार एक ही का सुख मिलता है, मामा मामी का, नाना नानी का, पिता का या माता का, दोनों में से किसी एक का सुख मिले, सबका नहीं मिले। तो ये इस तरीके का जो परिणाम होता है वो उच्च के शनि का देखने को मिलता है। यहाँ आपको मैत्री में भी गड़बड़ी होती है, मातृ सुख में तो चलो ठीक है, क्योंकि माता भाव का स्वामी उच्च का बैठा है, लेकिन पिता भाव का स्वामी उच्च का ये भी है, पर राहु मंगल के संपर्क में है, तो हैं तो दोनों ही। माता भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो उच्च का बैठा है गुरु के साथ, तो माता के साथ संबंधों में लॉन्जिविटी रहेगी। लेकिन पिता भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो इस हिसाब से वो कई बार कमजोरी हो जाती है। नवमांश चक्र में अगर बात करेंगे तो ये शनि स्वग्रही हैं, पिता के पास सामर्थ्य होते हुए भी कई बार वो छटक जाते हैं। पिता हैं, आयु है, पर सुख कम है ना। तो कुल मिलाकर के ऐसी बातें आती हैं। मतलब उच्च के शनि सप्तम भाव में धन से, प्रतिष्ठा से, सामाजिक प्रतिष्ठा से, पिता के सुख से, घर के सुखद वातावरण से व्यक्ति की दूरी बना देते हैं, और आपको अब मेहनत करनी पड़ती है। विशेषतया जब कभी भी इनकी दशा एक्टिव हो, और खास करके राहु में शनि एक्टिव हो जाएं, तो ये ना बिगड़ने वाली बात को भी बिगाड़ देते हैं, है ना। बिगड़ने वाली कोई बात नहीं, बहुत सामान्य बात को भी कई बार जातक के विपरीत में ले जाकर के, उसके विपक्ष में ले जाकर के, और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, जिससे जातक को निकलना पड़ता है या उससे बाहर निकलने में बड़ी ही क्षमा याचना करनी पड़ती है, ऐसी बात है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि जन्म कुंडली में व्यक्ति का जब जन्म हो रहा था तब पंचांग की क्या स्थिति थी। पंचांग किसी भी कुंडली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उस पर ही कुंडली की नींव तैयार होती है। तो विचार करिए, जन्म हुआ है जातक का, चूंकि सूर्य जो है वो बैठे हैं मेष राशि में, ये उच्च के होते हैं, इस वजह से वहाँ पे वो चैत्र माह में होते हैं। तो चैत्र माह में जो जातक जन्मा होता है उसमें कल्पना शक्ति बड़ी अद्भुत होती है, तुरंत ही क्रोध में आ जाने वाला, और क्रोध में आ जाए तो कुछ भी कर देने वाला होता है। क्रोध पर वश जिसका नहीं रहे, कम संततियों वाला और कम भाई बहनों वाला होता है। रक्तिम वर्ण के नेत्र होते हैं, किनार कोर लाल, और शरीर हालांकि ठीक होता है। मंगल शनि का प्रभाव व्यक्ति को
बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, मध्यम कद का, और शनि का प्रभाव लग्न पे हल्का सा गेहुआ रंग होता है। कई बार बचपन में व्यक्ति गोरा होता है, बाद में चल करके थोड़ा और गेहुआ होता जाता है। मंगल कद को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं करने देते और शनि व्यक्ति की लंबी छरहरी काया को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य पतली कमर का बनाते हैं और राहु और केतु लग्न में जीवन में संघर्ष देते हैं। द्वितीय भाव में गुरु और चंद्रमा सुंदरता का एकदम बिल्कुल परिपुष्टित स्वरूप होता है, मूर्तिमान स्वरूप। उत्तरायण में जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा, यहाँ तक कि सूर्य भी, ये सारे बलवान होते हैं और जातक के पक्ष में अंततोगत्वा व्यक्ति को विजयश्री मिलती है और निश्चित रूप से व्यक्ति 100% से भी ज़्यादा सफल होता है और सबकी आंखों का तारा बन जाता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। उत्तरायण के बाद बसंत ऋतु, उस समय वैसे भी प्रेम का आवेग रहता है। सोमवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति चंद्रमा उच्च के हैं, जन्म कुंडली के सुखेश हैं, तो माता का सुख वैसे ही मिलता रहेगा और माता बुद्धिमान और तेजस्विनी है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में जो संबंध होता है वो कई बार अपने बनाए संबंध उसके बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन जिस संबंध से कोई लालची दृष्टिकोण रख रहा हो उस संबंध को ऊंचाइयां स्वतः ही परमात्मा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में नहीं मिलती है। मतलब जो व्यक्ति आपसे स्वार्थ के वशीभूत जुड़ा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि उससे आपके संबंध आगे बढ़ेंगे ही नहीं, या जिससे आपकी सुरक्षा नहीं है, जिससे आपको खतरा है, परमात्मा उससे स्वतः आपसे दूर कर देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु उच्च के बैठे हैं, जो आपके शत्रुओं से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपके बेवजह की चिंताओं से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और आपके करियर से भी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। करियर में जो उतार चढ़ाव होगा, यहाँ पे मकर राशि के स्वामी शनि उच्च के बैठे हैं। विचार करिए तो जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी जहाँ शनि उच्च के हैं, वहीं दशम स्थान जो मंगल की उच्च राशि है, वहाँ से मंगल केंद्र में बैठे हैं। कोई भी ग्रह अगर अपने उच्च की राशि से केंद्र में बैठा होता है तो व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाता है, सुखी बनाता है। यहाँ पे इस मामले में मंगल देव मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ बहुत ही बलवान हो जाएंगे, आयु देंगे, संपन्नता देंगे, सुख देंगे और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। किसी भी तरीके से उसके बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं उसमें उसको कमजोरी नहीं मिलेगी। पंचमी तिथि के चंद्रमा है, पापक ग्रह हैं, तो कई बार व्यक्ति को संतान प्राप्त होने में दिक्कत जरूर होती है। हालांकि यहाँ पे मंगल देव अस्त हो जाएंगे, लग्नेश होने के साथ साथ एक अंश के बैठे हैं सूर्य भी और एक अंश के बैठे हैं मंगल भी। हालांकि ग्रहों की जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें मंगल देव जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी अस्त होने के बावजूद वो परिणाम करते रहेंगे, थोड़े बहुत नफा नुकसान के साथ। शुक्रदेव भी जन्म कुंडली में अस्त हो रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के, मैंने जो बात कही थी, दाम्पत्य में कमजोरी या विवाह विलंब से हो। हालांकि द्वितीय भाव में गुरु चंद्रमा जल्दी विवाह कराने वाले बनेंगे, लेकिन शुक्र के अस्त होने के कारण जो समस्त प्रकार का सभी प्रकार से सभी लोगों से सुख मिलना होता है वो बाल्यकाल में थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि लग्न में ही 2 ग्रह अस्त हो गए, द्वितीय भाव में गुरु चंद्रमा बैठ गए, तो व्यक्ति की जो परवरिश है वो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन एक पक्ष से होगी, क्योंकि मंगल भी अस्त और शुक्र भी अस्त। लग्न में सूर्य एक अंश के बैठे हैं जो क्रमशः कारक होते हैं लग्न में, पर फिर भी उन्हें थोड़ा कमजोर ही कहा जाएगा। मतलब व्यक्ति की चिंता है। अब व्यक्ति को जो चिंता है वो उम्र के बढ़ने के हिसाब से आएगी। उसके पहले तो उसकी माता को चिंता है, उसके पर परिवार को चिंता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लग्न में 2 ग्रह अस्त हो रहे हैं, लग्नेश ही अस्त हो गए। लग्न में बैठा है जो ग्रह वो भी एक अंश का बैठा है, उसके ठीक पीछे बुध 12वें भाव में नीच के हो गए हैं। इस वजह से भी कई बार वो लग्न की सुरक्षा उतने स्किल के साथ नहीं कर पा रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र, जयंती घास की जड़ गले में धारण करना चाहिए। अगर ये ना मिले तो चौटली की जड़ धारण कर सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तो चिरचीटे की जड़, आपामार्ग जिसे बोलते हैं, वो भी धारण कर सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तो नवग्रह कवच धारण कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। शोभन योग में जन्मा है, व्यक्ति का जीवन आगे उज्जवल है, भविष्य को कोई खतरा नहीं है। वैश्य वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता है और निश्चित रूप से
वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति का कारोबार, उसकी शिक्षा, उसकी पद्धति, उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। वो निरंतर प्रगति को प्राप्त करने वाला ही होता है। क्लियर है? अब यहाँ तक तो मैंने पंचांग बताया है, जिसमें वारिस बलवान हैं, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं। द्वितीय भाव के चंद्रमा के बारे में एक सिद्धांत है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और एकादशवें के चंद्रमा पापक ग्रह होने के बावजूद परिणाम करते रहते हैं। इसका अर्थ होगा कि भले ही शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा हैं, लेकिन द्वितीय भाव में गुरु और चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो पिता का सुख देर सवेर मिलता है, पिता को बाद में रिग्रेट फील होता है, बाद में पिता की संपत्ति भी मिलती है और व्यक्ति का संबंध भी सबके साथ अच्छा हो जाता है। सामान्यतया आरंभ थोड़ा कमजोर भले हो सकता है, लेकिन अंत सुरक्षित है और व्यवस्थित है। ऊंची शिक्षा, पढ़ाने का काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल का काम, ये मृगशीरा नक्षत्र के बारे में है। गुरु चंद्रमा के कारण शिक्षकीय योग लगेगा, राष्ट्रपति योग लग जाता है, गज केसरी योग भी लग जाएगा। अगर वो चंद्रमा द्वितीय भाव में नहीं होते तो थोड़ी गड़बड़ी होती, लेकिन द्वितीय भाव में है, इस वजह से वो अपना संपूर्ण परिणाम करेंगे। और द्वितीय भाव के चंद्रमा को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पापक ग्रह के चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और इस पंचमी तिथि को भी जन्मे चंद्रमा जातक के जीवन को सुखी बनाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे हैं। विचार करिए, जन्म हुआ है 7:06 पे। इस वजह से भी व्यक्ति का जो जीवन है वो लगभग परिस्थितियों से लड़ता हुआ आगे सफलता को प्राप्त करता है। गुरु और चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा, काफी हद तक शनि की दशा भी जातक के पक्ष में काम करती है। अभी और भी चीजें बताऊंगा, ग्रह कौन से कितने अंश पे विराजमान है। अब यहां से मैं ग्रहों को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करता हूं कि कौन से ग्रह किस तरीके से बैठे हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली बनती है लग्न में, यहाँ धनु राशि की कुंडली बनती है लग्न में, यानी कि लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और लग्न कुंडली के दसम स्थान के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। विचार करिए, ये जो संबंध बनता है वो ऐसे ही नहीं बनता। लग्न चक्र में लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी नवांश कुंडली के लग्नेश बने, बुध स्वग्रही हो गए, शनि स्वग्रही हो गए, गुरु उच्च के हो गए, चंद्रमा मित्र की राशि में बैठ गए, शुक्र स्वग्रही हो गए, मंगल और सूर्य जैसा ग्रह यहाँ भी 1 नंबर में, यहाँ भी 1 नंबर में। इसका अर्थ क्या है भगवान? इसका अर्थ इतना अच्छा है कि यहाँ 3 ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो गए। यहाँ एक चौथा ग्रह अपने नवांश में आया, यहाँ 5वां ग्रह उच्च का हो गया, यहाँ बुध अपनी राशि में आ गए उच्च के नवांश में, यहाँ चंद्रमा मित्र के नवांश में आ गए, यहाँ शुक्र अपने नवांश में आ गए। इसका अर्थ क्या है कि अगर जीवन के प्रारंभिक क्षेत्र में आपको तकलीफ हो भी रही है तो आप तकिया डालकर सो जाओ। इसकी चिंता आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जातिका की कुंडली के ग्रह हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद के लिए जिस तरीके से भगवान ने अपने आप को खंभे से प्रकट किया था, वैसे ही ग्रह इस जातक की सुरक्षा कर रहे हैं। पक्की बात है, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं और ये बोलते हुए मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, गारंटी है। दूसरा, यहां लग्न कुंडली के दसम भाव के स्वामी यहां के लग्नेश बन रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? अब यहां के दसम भाव, अरे भाई हम कर्म क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये दशमांशा चक्र है, ये नवांशा है और ये दशांशा चक्र है। दशांश चक्र में जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी या लग्न भाव के स्वामी अगर लग्नेश बनते हों तो ये जातक को कई गुना ज्यादा सुखी और समृद्धशाली बना देते हैं। दशमांशा चक्र को समझिए, लग्न में भाग्य भाव के स्वामी बैठ गए, मंगल और सूर्य यहां भी बलवान, जो व्यक्ति को सिविल इंजीनियरिंग भी करने वाला बना देते हैं और अपने कारोबार से व्यक्ति 100% सुखी रहेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये कुंडली प्रफुल्लित कर देने वाली है। उच्च के गुरु यहां विराजमान हो गए। अब जरा विचार करिए, तो दशमांशा चक्र में चंद्रमा यहां मित्र की राशि में, शुक्र स्वग्रही राहु के उच्च के राहु के साथ, शनि यहां थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लग्नेश होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। इस वजह से थोड़ा पराक्रम करना पड़ेगा और व्यक्ति पराक्रमी होगा भी, पर अंततोगत्वा ये गुरु, ये सूर्य, मंगल, ये शुक्र और ये बुध व्यक्ति को जहां भाग्यशाली,
चिरंतन सुखों को प्राप्त करने वाला, यश मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला, अपने धन के कारण समाज में जाना जाने वाला, ऐसा बना देंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। दशमांश चक्र में आपने क्या देखा, नवमांश चक्र में आपने क्या देखा, ये आपको स्पष्ट है। अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी सी जानकारी हो तो ग्रह अच्छे भावों को पकड़ रहे हैं। अब इसका समायोजित एक आकलन निकालते हैं कि क्या होगा। तो लग्न में सूर्य बैठे हैं 1 अंश के, जो कमजोर हो रहे हैं। नवांश चक्र में वो 10 अंश के हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो ठीक हो रहे हैं। सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति को दैदीप्यमान स्वरूप वाला बना रहे हैं। चंद्रमा उच्च के बैठे हैं 23 अंश के आत्मकारक ग्रह, यानी कि इस कुंडली का जो सुख भाव का स्वामी है वही इस कुंडली का आत्मकारक है। नवांश कुंडली में उसकी ही राशि में उच्च के गुरु विराजमान है। इसका अर्थ क्या होगा, अगर जन्म कुंडली के लग्न चक्र का आत्मकारक ग्रह नवांश चक्र में उसकी जहां पे राशि बनती हो और अगर वहां पे कोई ग्रह बैठ गया तो आपकी कुंडली का वो महत्वपूर्ण ग्रह बन गया। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह कौन बन रहा है, जो आपकी कुंडली का भाग्येश है। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह की जो राशि बनी है यहां पे, उसी में देवगुरु बृहस्पति उच्च के विराजमान हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में ये कुंडली भाग्य के बल पर भी आगे बढ़ेगी और पराक्रम के बल पर भी आगे बढ़ेगी। पराक्रम थोड़ा बहुत इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि दशमांशा चक्र का लग्नेश नीचा विलासी हो रहा है, लेकिन अंततोगत्वा व्यक्ति को यहां सूर्य और मंगल की सफलता मिल रही है। अगर आप मंगल की बात करेंगे तो मंगल और सूर्य में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोनों ग्रह एक एक अंश पे विराजमान हैं, लेकिन अंश के बाद कला में मंगल देव 52 कला के हो रहे हैं, जो उसको युद्ध में विजेता बना रहे हैं। मतलब लग्नेश युद्ध में जीत रहा है। ये अलग बात है कि वो अंश बल में ग्रह से लड़ाई करते हुए अपने आप को उसकी रोशनी से ओझल कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कमजोर है। वो फिर भी परिणाम करेगा, और वो इसलिए परिणाम करेगा क्योंकि वो लग्नेश से कुंडली का मालिक है। पंचमेश के साथ लग्न में बैठने से व्यक्ति का विवेक जागृत रहता है। और एक बात जो अद्भुत है, कलयुग में धन हम भले ही बटोरना या धन को केंद्र में जरूर रखना चाहते हैं, पर वस्तुतः कलयुगी प्रभाव से व्यक्ति का विवेक ही उसकी सुरक्षा करता है। तो ये कुंडली विवेकवान है। किसी भी प्रकार से विषम और गलत परिस्थितियों में भी अपना आपा न खोना और साहस को बनाकर रखना, विवेकवान होना, विवेक शून्य न होना, ये मंगल और सूर्य के कारण है। क्योंकि लग्न कुंडली में भी सूर्य और मंगल लग्न में बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी दोनों ग्रह त्रिकोण में बैठे हैं, दशमांशा कुंडली में भी दोनों ग्रह केंद्र में आ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इन दोनों ग्रह की सफलता ही जातक के, तो सूर्य भी पक्ष में आ गए, मंगल भी पक्ष में आ गए, राहु भी पक्ष में आ गए, उच्च के सूर्य शुक्र के साथ गुरु भी पक्ष में आ गए। 4 ग्रह आपकी कुंडली में आपके पक्ष में आ गए। दशा जो है वो राहु की है। नेचुरली ग्रह का प्रभाव जैसा होता है वो अपना नेचर प्ले करता है। शनि के साथ बैठा है, संघर्ष देगा। अपनी दशा काल में जब शनि को लेके आएंगे तो और भी ज्यादा संघर्ष बढ़ा देंगे। हालांकि नवांश चक्र में ग्रह और दशमांशा चक्र में ग्रह की जो स्थिति बन रही है वो काफी सजग और बेहतरीन बन रही है। इस आधार पर कोई भी व्यक्ति आपको ये कह सकता है कि नहीं कुंडली अच्छी है, अगर एक अच्छा ज्योतिषी सामान्यतः इस कुंडली को समझना चाहे तो। शास्त्रकार लिखते हैं ना, व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांशकास्तु। ग्रह अगर अपने वर्गोत्तम, अपने वर्ग नवम भाव में, नवांश चक्र में अपने वर्ग में जाए, मित्र के नवांश में जाए या उच्च के नवांश में जाए तो वो तात्क्षणिक 100% संपूर्ण परिणाम देने वाला होता है। तो इस स्थिति में मंगल, इस स्थिति में सूर्य, इस स्थिति में गुरु, इस स्थिति में बुध, इस स्थिति में शनि और यहाँ तक कि चंद्रमा, ये सारे ग्रह एक तरफा आपके पक्ष में आ गए तो सत्य का पलड़ा भारी ही रहेगा। बुधदेव जन्म कुंडली में 7 अंश 22 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो कंप्यूटरीकृत ज्ञान देते हैं। और एक बात और है, जो दशम भाव के स्वामी हैं वो शनि हैं, सूर्य को देख रहे हैं, तो बॉस के साथ थोड़े बहुत खटपट होते रहेंगे। क्योंकि कई बार बॉस या जो बड़े लोग हैं उनको असुरक्षा भी होने लगती है जातिका से या जातक से, कि देखो ये बहुत तीव्र है, इसको संभालना पड़ेगा, इसको काटो, इसको नीचे करो। तो विपरीत जो परिस्थितियों का निर्माण होता है वो कई बार बॉस के साथ भी होगा और उम्र के जो बड़े लोग हैं उनके साथ, मतलब उन लोगों से लड़ते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। लेकिन विजेता जातक ही बनेगा, जातिका ही बनेगी।
बुध जो है वो मीन राशि में है, जिनका नीच भंग शुक्र के कारण हो रहा है, और इस वजह से भी जैसे कि 12वें भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं गुरु, तो विदेशों से धन, अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के भी पढ़ाई करने का एक अच्छा बल मिल रहा है। नवांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से भी बुध का नीच भंग हो जाएगा, जो व्यक्ति को एक अच्छा मतलब जो ग्रास्प कैपेसिटी है, तर्क बल है, इमोशनल एक्टिविटी, जो सेंटिमेंट होना, ये सब चीज़ें कुंडली को बलवान बना रही हैं। तीव्रता जो व्यक्ति की है वो बड़ी लोगों को प्रभावित करने वाली है। तर्क बल ये बहुत अच्छा है। नेत्र की परेशानी हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, हड्डियों का रोग हो सकता है, दंत रोगी व्यक्ति को दंत रोग व्यक्ति को परेशान कर सकता है, और कई बार गले की समस्या भी, सामान्यतः ठंडी चीज़ों से वो परेशान हो सकती है। बुध जब नीच भंग कर रहे हों तो हम उस पर विश्वास तो जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी 12वें भाव में नीच के हैं तो नेत्र ज्योति कमजोर करते हैं, या कई बार जब सूर्य राहु शनि मंगल के संपर्क में आते हैं तो हड्डियों का और दांतों का रोग होता है। ऐसी भी चीज़ें, पेट भी कई बार, वात पित्त कफ अनियंत्रित रहता है, खास करके बुध की दशा में जो आगे आने वाली है 2028 के फरवरी से 2030 के सितंबर तक, मतलब उस दौरान हमें स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा बहुत रखना होगा। राहु की दशा है, एक नवग्रह कवच धारण कर सकते हैं या एक लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के अमात्य कारक ग्रह हैं। अब जरा विचार करिए, तो जन्म कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है चंद्रमा, वो अमात्य कारक अर्थात दूसरे नंबर पे सर्वाधिक अंशों के साथ बैठे ग्रह के साथ उपस्थित। आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों एक साथ बैठ गए। यहाँ पे आत्मकारक ग्रह सिंह राशि में त्रिकोण में चला गया और यहाँ पे गुरु उच्च के हो गए। इसका अर्थ होगा कि गुरु और चंद्रमा दोनों सेटल हैं। नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में गुरु और चंद्रमा पकड़ उसी राशि को रहे हैं, थोड़ा भी उनमें बदलाव नहीं हो रहा है। इस वजह से भाग्य का सुख गुरु और चंद्रमा भी देते रहेंगे। शुक्र का प्रभाव, शुक्रो 10 सहस्त्राणी, शुक्र लग्न में 10,000 दोषों का समन कर देते हैं। तो जो भी, अब जैसे शुक्र जो है, हालांकि इस कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है ना, तो वक्री ग्रह के साथ शुक्र और भी ज्यादा बली हो जाते हैं। और मंगल के साथ शुक्र जो होते हैं वो हार्मोन को गड़बड़ करते हैं, पेट की समस्या देते हैं, रक्त विकार देते हैं, नेत्र की समस्या भी कई बार परेशान करती है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को एक्सपीरियंस देते हैं। बहुत छोटी ही अवस्था में व्यक्ति को बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है या अनुभव हो जाता है। बहुत छोटी अवस्था में उसको लोगों को सीखने में मदद मिल जाती है, लोगों को वो जान जाता है कौन कैसा है। तो ये सारी चीजें जो मिल रही हैं वो शुक्र के कारण है। तो एक्सपीरियंस जो जीवन में मिल रहा है वो शुक्र के कारण है। जो सुंदरता है, जो अनुभव है, ये सब शुक्र दे रहे हैं। मंगल के साथ बैठे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देते हैं। शनिदेव 15 अंश के बैठे हैं, युवावस्था के होंगे, वक्री हैं, इस वजह से वो थोड़े से डेविएशन के साथ परिणाम करेंगे और छठे भाव का भी परिणाम करेंगे। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव यहाँ पे जातक को उसकी पढ़ाई में मतभेद देने वाले बनेंगे, दिनचर्या को नुकसान करेंगे, बनी बनाई दिनचर्या को कमजोर करने की कोशिश करेंगे या उसको डिसकंटिन्यूटी में ले जाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा ही गणेश चतुर्थी का व्रत जीवन पर्यंत करना चाहिए। इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। शनि 15 अंश के बैठे हैं, राहु 22 अंश पे बैठे हैं। इसमें भी एक सिद्धांत आता है, केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थित शतुशतः, लेकिन केंद्र में सप्तम भाव को नहीं। सप्तम भाव में शनि और राहु बैठे हैं, मंगल और केतु का प्रभाव है, और किसी शुभ ग्रह में से शुक्र भी बैठे हैं जो कि मारक ही होते हैं। तो यहाँ पे शनि, राहु और शुक्रदेव, शनि राहु विशेषतः इस कुंडली के मारक होंगे। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, वो भी कभी कभी, हालांकि उतना प्रबल नहीं, पर गुरु में जब कभी भी राहु का अंतर आएगा या जब कभी भी राहु में गुरु का अंतर आए या राहु में शनि का अंतर आए तो व्यक्ति के प्रभावों को कमजोर करने का काम करेंगे। तो इतनी सारी चीजें राहु तक हो गई। अब मैं आपको अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब इससे आगे की यात्रा करते हैं, थोड़े से ग्रहों को और भी ज्यादा निकट से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शनि और राहु बैठे हैं। शनि है 10वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी। विचार करिए, शास्त्रकार लिखते हैं कि जब कभी भी जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति और 11वें भाव के स्वामी के साथ, अधिपति के साथ राहु का संबंध होता है तो व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हैं और व्यक्ति एक से अधिक जगह की यात्रा करता है, दुनिया और देश को देखने वाला होता है, अपनी छोटी ही अवस्था में बहुत सारे लोगों के ध्यान को खींचने वाला होता है और साथ ही साथ बहुत जगह से धन कमाने वाला भी होता है। शुक्र और मंगल बैठे हैं, मंगल लग्न के अधिपति और शुक्र सप्तम के अधिपति। इस वजह से कई बार यहाँ पति पत्नी या माता पिता, इनका सुख कम बार मिलता है।
सूर्य बैठे हैं पंचम भाव के स्वामी होकर के, दशम भाव के अधिपति को देख रहे हैं, तो पंचम और दशम का संबंध बना। मतलब पंचम भाव के स्वामी सूर्य और दशम भाव के स्वामी शनि, ये दोनों एक दूसरे को देख लेंगे तो व्यक्ति के जीवन में, जैसे ही व्यक्ति किसी के जीवन में आएगा, चाहे पिता के, चाहे माता के, चाहे पति के, तो उसके फल को वृद्धि में ले जाने वाला होता है या उसके प्रभावों को वृद्धि में ले जाने वाला होता है। हालांकि उसके करियर को तो आगे बढ़ा दे, धन को तो आगे बढ़ा दे, पर उसके सुखों से अपने आप को वंचित हो जाता है, अपने आप सुखों से उसको अलग हो जाता है या अलग कर दिया जाता है या अलग रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति। गुरु और चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, ये अंततोगत्वा व्यक्ति को सारे परिणाम देने वाले बनेंगे। इस कुंडली में नेत्र की समस्या परेशान कर सकती है और हार्मोन गड़बड़ हो सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, हमें उसका ध्यान देना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन भी करना होगा। पैतृक संपत्ति के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई बाकी रहेगी, मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि ये कुंडली जैसे मंगल लग्न में अस्त हैं और बुध 12वें में नीच के हो गए, तो पराक्रम का 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए बजरंगबली की पूजा और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पराक्रम का कारक मंगल अस्त ग्रह युद्ध में और पराक्रम के अधिपति बुध 12वें भाव में नीच के, इस वजह से लगभग 50% परिणाम कमजोरी का प्राप्त हो रहा है। तो हमें तीसरे भाव को बलवान बनाना होगा। इस वजह से भी कई बार भाई बहनों का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। हालांकि इस कुंडली का मेंटल पीस बहुत ही उच्चतम स्तर का है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति अपने पीछे संपत्ति खूब छोड़ेगा। और प्रेम प्राप्त करने में गड़बड़ी है, मतलब होते हैं रिश्ते पर प्रेम उनका नहीं मिलता। नौकरी और व्यापार दोनों ही सुरक्षित है और बहुत अच्छी है कुंडली इस मामले में, तो मैं इसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं कहूँगा। कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, दिनचर्या पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, साहस बटोरने की आवश्यकता होगी, उसके लिए मैंने कहा गणेश जी की पूजा। और ये कुंडली सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में नाम और यश कमाने वाली भी है। और इस कुंडली का जो सबसे अच्छा क्षेत्र बन रहा है, जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक करियर का क्षेत्र होता है, दाम्पत्य का होता है, बहुत तरह का रोल एक व्यक्ति निभाता है, तो उस करियर, उस जो जीवन में जो सबसे मजबूत और अच्छा जो सकारात्मक परिणाम है वो करियर का मिल रहा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का भविष्य उसके रोजगार के लिए बहुत ही सुरक्षित है। उसके बाद 100% से भी ज़्यादा ये कुंडली अपने समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करेगी और अपना धन समाज में लगाएगी। समाज से लाभ है और समाज को भी जातक से लाभ है। ऋण वगैरह में ये कुंडली अगर फंस जाएगी तो उलझ जाएगी तो दिक्कत होगा। यहाँ पे इस वजह से ऋण का लेन देन नहीं करना चाहिए और दलाली का काम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लालच में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजीपन में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मित्रों से सावधान रहना चाहिए। अपने से बड़े लोगों से भी कई बार सावधान होना होगा। किसी भी अनजाने व्यक्ति पर विश्वास न करें। सिंह वाले जानवरों से, गोला बारूद, हथियार, चाकू छुरी, इन चीज़ों से सावधान रहें। अगर मैं अरिष्ट चक्र की बात करूंगा तो हमें किस दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तो इसका अर्थ है राहु और केतु की दशा में हमें स्वास्थ्य और मानसिक चिंता, शिक्षा में गतिरोध देखने को मिल सकता है। सूर्य और मंगल उसको ठीक करेंगे। गुरु भी आएंगे तो कुछ ठीक होगा। शुक्र भी प्रभाव में ठीक है। बुध का प्रभाव भी ठीक है। मतलब राहु केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव एजुकेशन को या स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। भवन भूमि वाहन से संबंधित निर्णय में शुक्र सहयोगी होंगे। सूर्य मंगल गुरु चंद्रमा सहयोगी होंगे, जबकि बुध के प्रभाव में भवन भूमि वाहन का सुख नुकसानदायक हो सकता है। भाग्य का बल आपकी कुंडली में बजरंगबली की पूजा के बल पे होगा। बजरंगबली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें। माता और पिता में से पिता का प्रभाव इस कुंडली में ना के बराबर या कमजोर है या वो कंफ्यूज है। व्यक्ति को सही तरीके से अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है, बाद में तमाचे पड़ेंगे। और उसके बाद अगर बात कर परिस्थिति की तमाचे, उसके बाद अगर माता पिता की बात करते हैं द्वादशांश चक्र में, तो माता का पक्ष 100% अच्छा है। शुक्र दिग्बली होके बैठे हैं और माता ही व्यक्ति के रिसर्च को आगे बढ़ाने वाली भी बन रही हैं। हालांकि वक्त पड़ने पे इस कुंडली के माता का प्रभाव ठीक है, बहुत अच्छा है, वो तो उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। पर फिर भी पिता पक्ष इस कुंडली में निसंदेह कमजोर है। कुटुंब होने के बावजूद भी वो या तो राजनीति कर रहे हैं या तो फिर वो किसी कुचक्र में फंसे हुए हैं। विद्या अध्ययन में गुरु की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। राहु केतु और शनि कमजोर हो रहे हैं, वहां पे संघर्ष होगा। जैसे ही राहु में शनि का अंतर्क समाप्त होगा, एजुकेशन से संबंधित सारी चीजें फिर से पटरी पे आ जाएंगी। पूजा पाठ में व्यक्ति का मन लगेगा और संतान वगैरह का सुख भी इस कुंडली में 100% है। ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। जीवन पर्यंत अगर कोई रत्न इस कुंडली में बनेगा तो वो
इस कुंडली के लिए गुरु का रत्न सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुखराज आप सदैव धारण कर सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी तो लाजवर्थ ही धारण करना होगा। इस कुंडली को अभी सपोर्ट की आवश्यकता कम से कम 2031 तक है। 31 तक हमें इस कुंडली को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, बल देना है। नक्षत्र के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र में जातिका से दान करवाएं। सिंह और धनु राशि से मित्रता अच्छी रहेगी। मकर, मिथुन और तुला राशि से शत्रुता बिल्कुल भी ना करें। भरणी, उत्तरा भाद्रपद और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी और इतने सारे नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक 2 अच्छा रहेगा और 5 अच्छा रहेगा। रंग लाल, पीला, गेरुआ और सफेद अच्छे रहेंगे। विवाह की दिशा इस कुंडली में दक्षिण और पूर्व हो। विवाह जिनसे हो मेष राशि मेष लग्न, वृष राशि वृष लग्न और साथ ही साथ तुला राशि तुला लग्न के जातकों से हो। विवाह की असली दशा इस कुंडली के हिसाब से अभी तो बहुत समय है, हालांकि फिर भी इस कुंडली में जो विवाह का असली समय होगा वो पंचमेश की दशा यानी कि सूर्य 2034 में और उसके बाद ही शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब सूर्य और शुक्र विवाह कराने वाले ग्रह बनेंगे। इस कुंडली में लगभग ग्रह सारे ही अच्छे हैं। थोड़े थोड़े परिणाम बुध के कमजोर आ रहे हैं और मंगल के कमजोर आ रहे हैं। हमें उनको ही ठीक करना होगा। मंगल को ठीक करने के लिए चना दाल भी दान किया जाता है। उसके बाद आप मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं। तांबे का नाग शिव जी पे अर्पित कर सकते हैं। सफेद पुष्प की माला अर्पित कर सकते हैं शिव जी को। शिव जी के मंदिर को धोना, बजरंगबली के नित्य 12 मंत्रों का जप करना 108 बार या 12 बार, इतना करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करना होगा। इस कुंडली को सबसे ज्यादा ध्यान मांसाहार का त्याग, शुद्ध भोजन, नियमित दिनचर्या, मंदिर का दर्शन और माता से जुड़ाव इस कुंडली को बहुत आगे लेके जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।